नमस्कार, कैसे आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, पॉलिसीज, जीआरस के बारे में और अलग अलग जजमेंट्स के बारे में भी हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैसे टॉपिक है कि महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सोसाइटीज और जहां जहां पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उनके इलेक्शन भी डिफर हुए हैं और उनके एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग या एजीएम या जिसको आप वार्षिक सर्वसाधारण बैठक भी बोलते हो वो भी डिफर किया गया है। महाराष्ट्र में इस बार बहुत ज्यादा बारिश हुई है जिसकी वजह से काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलमोस्ट 30 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में जनजीवन अफेक्टेड हुए हैं, ट्रांसपोर्ट अफेक्टेड हुए हैं, डे टू डे जो काम है वो चीजें अफेक्ट हुए हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐसी कंडीशंस में शायद उन डेट्स को आगे ले जाना सही रहेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल शायद नहीं होगा कि हाउसिंग सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने डेडलाइन के हिसाब से काम कर पाए, कंप्लायंस कर पाए। तो इसीलिए आज हम डिस्कस करने की ये कोशिश करेंगे कि एजीएम की लास्ट डेट जो एक्सटेंडेड हुई है, जो अभी बढ़ा के अक्टूबर 2025 के लास्ट तक कर दिया गया है और इलेक्शन भी आगे डेफर कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, जो इक्वली उसका डेट भी आगे अभी बढ़ के अक्टूबर लास्ट ऑफ 2025 हो गया है। ठीक है, तो ये प्रोविजन किसके बेस पे किया गया है पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि एजीएम का जो लास्ट डेट है पहले ये क्या था। ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपका आया है 29 सितंबर 2025 का। ये आप सर्कुलर बोल लो, ऑर्डर बोल लो या उसको नोटिफिकेशन बोल लो, और रीजन इसका दिया गया है हेवी रेन या आप उसको अतिवृष्टि भी कह सकते हैं। उसके हिसाब से क्या रेफरेंस इन्होंने लिया कि सेक्शन 75(1) के हिसाब से ये ऑर्डर या नोटिफिकेशन निकाला गया है। दिस इज एज पर द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जिसके बेस पे ये पावर मिलता है किसको, कमिश्नर ऑफ कोऑपरेशन एंड रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटीज, कि ये ऐसा एक ऑर्डर पास कर सकते हैं, ऐसा एक सर्कुलर या नोटिफिकेशन प्रोमलगेट कर सकते हैं जो पूरी महाराष्ट्र के सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल होगा। और ये डेट बढ़ के अभी एक्चुअल डेट जो था 30 सितंबर था, अभी ये बढ़ के 31 अक्टूबर 2025 हो गया है। और इसीलिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज का सेक्शन 75(1) का ये प्रोविजन क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, मान लेते हैं इस केस में जैसे 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 2025 में, तो उसके 6 महीने के अंदर आपको एजीएम लेना है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग या वार्षिक सर्वसाधारण सभा आपको लेना है। तो इसके हिसाब से तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर के अंदर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और इस प्रोविजन में ऐसा दिया गया है कि अगर ऐसी कंडीशंस हो जाए जहां पे पैंडेमिक हो जाए, महामारी हो जाए, जहां पे हेवी रेन हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए, जहां पे इंफेक्शियस डिजीज हो जाए, ठीक है, छूने से जो चीजें या कम्युनिकेबल डिजीज हो जाए, ऐसी चीज से या जहां पे फ्लड हो जाए, ठीक है, जहां पे अर्थक्वेक हो जाए, भूकंप हो जाए, ठीक है, बाढ़ आ जाए जहां पे फ्लड से, जहां पे ड्रॉट हो जाए, जहां पे सूखा पड़ जाए, ऐसी कंडीशन में, या जैसे नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह ये सब चीजें हैं, ठीक है, प्राकृतिक आपदा आप उसको जैसे बोल सकते हो। तो ऐसी कंडीशंस में स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि एक्ट से वो पावर डिराइव किया गया है, तो कमिश्नर ऑफ कोऑपरेशन एंड रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज वो 3 महीने के लिए डिफर कर सकते हैं, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा। इस केस में 1 महीने के लिए डिफर किया गया है। तो ये हमने आज समझने की कोशिश की कि 75(1) ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ये जो सबसेक्शन या सब सेक्शन इसमें दिया गया है उसका पर्पस क्या है, जिसके बेस पे ये डिफर हुआ है। अब आ जाते हैं इलेक्शन के ऊपर कि इलेक्शन डेट भी एक्सटेंड होके ये 30/9/2025 जो पहले था, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला जो हमने देखा जो एजीएम का जो डेट एक्सटेंशन हुआ है, दिस इज बाय द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर ऑफ कोऑपरेशन एंड रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटीज। और ये दूसरा वाला जो आया हुआ है, ये आया है कहां से, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम द कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, और इसका डेट है, ये ऑर्डर पास हुआ है 30/9/2025 या 30 सितंबर 2025 को हुआ है। तो यहां भी हम जानने की कोशिश करेंगे कौन से प्रोविजन के बेस पे ये एक्सटेंशन हुआ है।
देखिए पहले क्या था कि ये जो एप्लीकेबल पहले ही जो महाराष्ट्र के जो इलेक्शंस जो है क्लास ए एंड क्लास बी सोसाइटीज के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए पहले ही डेफर होके एज पर द सेक्शन 4 ऑफ द 2014 इलेक्शन टू कमिटी रूल्स, इसके हिसाब से ये डेफर हो चुका था। अभी ये फर्दर डेफर हो गया। इलेक्शन वाज ऑलरेडी डेफर टिल 30 सितंबर 2025 तक ऑलरेडी ये पोस्टपोन था या डेफर था। अब ये फर्दर 1 महीना और डेफर हो गया है। और क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे ऑल टुगेदर हमने सारे डिस्ट्रिक्ट्स को लेने की कोशिश की, कहीं पे कुछ अफेक्टेड है तो कहीं पे और कुछ अफेक्टेड है, तो ऑलमोस्ट 32 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अफेक्टेड है। वहाँ पे जनजीवन वहाँ पे अस्त व्यस्त है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अस्त व्यस्त है, वहाँ पे खाने पीने की सामग्री या लोगों के मूवमेंट यहाँ वहाँ हो गए हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वहाँ पे वो कंप्लायंस के हिसाब से सारी चीज़ों को पूरा कर पाए, तो इलेक्शन को डेफर करने की जरूरत पड़ी है। और ये सेक्शन 73CC राइट फॉर द डेफरमेंट ड्यू टू रेन, यहाँ पे कोट किया गया है, जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया कि 75(1) कोट किया गया है, तो यहाँ पे जो पावर है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेक्शन 73CC ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो सेक्शन 73CC हम समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या करता है, पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू पोस्टपोन द इलेक्शन। इसका मतलब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट किसी भी इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकता है। ये पावर उनको कहां से डिराइव है, सेक्शन 73CC ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 कैन बी एक्सटेंडेड फॉर। ये कैसे कर सकते हैं, ये जो डेफरमेंट हो सकता है ये 6 महीने के लिए हो सकता है। ऊपर वाले केस में जैसा हमने देखा एजीएम को आप 3 महीने तक मैक्सिमम कर सकते हो, और इस केस में 1 महीना ही किया गया है। मगर जब इलेक्शन की बात है तो इसको हम 6 महीना एक बार में 6 महीना आगे कर सकते हैं, और उसके बाद 6 महीना और भी आगे से कर सकते हैं, मगर 1 साल से ज्यादा इसको हम डेफर नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं कर सकते हैं। और कंडीशंस क्या है कि कहीं पे किसी चीज की जैसे कमी हो जाए, जैसे रिसोर्सेस की कमी हो जाए, जैसे बाढ़ आ जाए, ठीक है, सूखा पड़ जाए या आग लग जाए, या एनी अदर नेचुरल कैलेमिटी जैसे प्राकृतिक आपदा है या अतिवृष्टि हो जाए, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, ठीक है, ऐसे रीजन्स को देखते हुए, या हेल स्टॉर्म जैसे बर्फ की रेन हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस में स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि वो इलेक्शन को डेफर कर सकता है। इस केस में 6 महीना तो नहीं किया गया है, यहाँ पे आगे कर दिया गया है 1 महीने के लिए। एंड क्यों डेफर करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में हो सकता है कि जो वोटर्स हैं वो अफेक्टेड हो, और जितने वोटर्स को वोट करने की जरूरत है, ठीक है, फेयर इलेक्शन हो, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वोटर्स की तादाद रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसके वजह से शायद वोटिंग ठीक से नहीं हो पाएगा। तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट उसको डेफर कर सकता है, उसको आगे कर सकता है। और ये जो ऑर्डर है ये सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट किनके लिए नहीं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर है और जिसकी वजह से इलेक्शन करना पड़ेगा, और यहां पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को भी एग्जेम्प्ट किया गया है। और विच एवर स्टेज, अगर आपकी प्रोसेस चल रही है और किसी स्टेज में पहुंच गई है, तो जहां पे वो स्टेज पहुंची हुई है वहां से लेके आपका 31 अक्टूबर 2025 तक अभी ये डेफर हो गया है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा, जहां आपकी खत्म हुई है वहां से आगे चालू हो जाएगा। किस डेट को चालू हो जाएगा, जैसे ही ये डेट आ जाता है नेक्स्ट उसके बाद से चालू हो जाएगा, ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट फर्दर और कोई उसमें करती नहीं है। अब देखेंगे कि इसमें रिलैक्सेशन किन किन लोगों के लिए है, किन किन लोगों को थोड़ी छूट मिली हुई है कि यहाँ पे उनके लिए डेफरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसमें कौन आ जाएंगे, इलेक्शन ऑफ द ऑफिसर्स आफ्टर द इलेक्शन, ठीक है, अगर किसी सोसाइटी में इलेक्शन हो गया है और कंडक्ट होने के बाद बाकी की प्रोसीजर बाकी है, इसका मतलब वहां के ऑफिस बेयरर्स तो आ गए हैं, वहां की मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स तो सब चुन के आ गए हैं, पर उनके बीच में सेक्रेटरी कौन बनेगा, चेयरमैन कौन बनेगा, ट्रेजरर कौन बनेगा,
या डिपेंडिंग ऑन दी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी या और कोई जैसे भी पोस्ट है, ठीक है, वो कौन बनेगा तो वो किया जा सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। उसको छोड़ के इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अदर ऑफिसर्स, जैसे कि मैंने बोला ट्रेजरर हो सकते हैं या फिर ठीक है जॉइंट ट्रेजरर हो सकते हैं, सेक्रेटरी हो सकते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हो सकते हैं या और कुछ भी हो सकते हैं। अगर किसी का उनमें से रेजिग्नेशन हो जाता है या किसी का डेथ हो जाता है या किसी का डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, अपात्रता हो जाता है या किसी का देहांत हो जाता है या कोई त्याग पत्र दे देता है, तो उस कंडीशन में भी कोई रोक नहीं है, क्योंकि वो इंटरनल मैनेजिंग कमेटी की चीजें हैं, उन चीजों को कंडक्ट किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्शन ऑफ द मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स, ऊपर जैसे ये चीजों को हमने इसको डिस्कस किया, चेयरमैन के बारे में या वाइस चेयरमैन या अदर ऑफिसर्स, ऑफिसर्स का मतलब है सेक्रेटरी हो सकता है, ट्रेजरर भी हो सकता है। तो इस केस में अदर मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स, अगर उनका भी ऐसे ही रेजिग्नेशन हो सकता है या किसी का डेथ हो सकता है या किसी का डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, तो ऐसे केस में भी कोई रोक नहीं है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो विद द परमिशन एंड द रेजोल्यूशन ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी के लोग मिलकर मीटिंग करें, रेजोल्यूशन पास करें कि ऐसा ऐसा हमें करने की जरूरत है, तो फिर आप इंटरनल मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन कंडक्ट करा दो, जो भी जिसको इंटीमेट करने के बाद। तो ये बहुत फास्ट हमने ये जानने की कोशिश की कि ये जो डिफरमेंट हुआ है फॉर द इलेक्शन एंड फॉर द एजीएम या वार्षिक सर्वसाधारण बैठक, उसके लिए कौन कौन से धाराएं ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 एप्लीकेबल है, जो हमने देखा कि 75(1) एंड 73(c). तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग प्रावधानों को आगे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप सब साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।